मुझे सहारा दो, मैं दूसरी पत्नी। 8 शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। ऐसे फंसाती थी शादीशुदा पुरुषों को। नागपुर में 8 पुरुषों से शादी कर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन समीरा फातिमा को गिट्टी खदान पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह सोशल मीडिया के जरिए विवाहित पुरुषों को फंसाकर शादी करती थी और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठती थी। अब तक 50 लाख की ठगी का आरोप है। शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली एक बेहद शातिर महिला समीरा फातिमा आखिरकार गिट्टी खदान पुलिस के हत्थे चढ़ गई। बीते 1.5 साल से फरार चल रही इस कथित लुटेरी दुल्हन ने नागपुर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले कम से कम 8 विवाहित पुरुषों से शादी कर उन्हें ठग लिया। पुलिस के मुताबिक उस शिक्षित और स्कूल में शिक्षिका रह चुकी समीरा सोशल मीडिया के माध्यम से विवाहित पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी। वह खुद को तलाकशुदा बताकर सहानुभूति हासिल करती और कहती, मुझे सहारा दो, मैं दूसरी पत्नी बनकर रहूंगी। इस बहाने वह पुरुषों से शादी करती और 1 महीने के भीतर झगड़ा कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती। कोर्ट केस और सेटलमेंट के नाम पर वह लाखों की रकम वसूलती थी। दरअसल गुलाम पठान ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि 2010 में अब तक समीरा ने 8 शादियां की और तकरीबन 50 लाख रुपए ऐंठे। पुलिस के पास 10 लाख रुपए की ठगी के पक्के सबूत हैं। वह झूठे आरोपों की धमकी देकर डराती थी और समझौते के नाम पर मोटी रकम ऐंठती थी। समीरा की तलाश में पुलिस भटकती रही, लेकिन आखिरकार सिविल लाइंस इलाके की एक टपरी पर चाय पीने आई महिला को दबोच लिया गया। पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसकी पुलिस कस्टडी समाप्त हो रही है। गिट्टी खदान पुलिस अब उसके पुराने मामलों की छानबीन कर रही है। कई पुरुषों ने भी आगे आकर शिकायतें दर्ज कराने की बात कही। पुलिस को शक है कि उसने और भी कई लोगों को शिकार बनाया है। इस प्रकरण को हमने 2024 में दर्ज किया था। ये सारे 8 पति जो थे काफ़ी परेशान थे और इनका संपर्क मेरे साथ हुआ। फिर सबसे पहले हमने कमिश्नर ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखी थी और हम मिलने गए थे कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया था और गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में कहा था कि इसके बारे में जानकारी लेके इस पे तुरंत से तुरंत गुना दाखिल करो। उस हिसाब से हम गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन गए थे। तब कालेकर साहब वहाँ पे थे। कालेकर साहब ने ये प्रकरण देखा, सुना और उसके ऊपर तुरंत गुना दाखिल किया गया। गुना दाखिल होने के बाद इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने के सतत प्रयत्न किए गए। इस लुटेरी दुल्हन का जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से होता है कि इसके जो टारगेट होते हैं वो शादीशुदा आदमी होते हैं, जिनका ऑलरेडी शादी है, बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों को ये अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। प्रेम के जाल में फंसाने के बाद उनको प्रताड़ना देती है, साथ ही साथ उसके घर वालों को भी प्रताड़ना देती है, जिससे विवश होकर उसके आगे घुटने टेकने के अलावा उस पीड़ित पति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसी तरह से इसने हर पति के साथ किया हुआ है। कल कोर्ट में जब इसे पेश किया गया 29 तारीख को ये हाई कोर्ट में आई थी, जहाँ जिस तरह से इसकी मोडस ऑपरेंडी है कि अगर इसके ऊपर कोई बात आ जाती है, जैसे कि एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो वो उस पति को डराती है, धमकाती है प्यार से कि आप ये सब कंप्लेंट वापस ले लो, मैं आपको आसानी से छोड़ दूंगी, तलाक दे दूंगी। और ये सारी बात मान के जो उसके पति होते हैं वो सेटलमेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं। और उसी प्रकरण में इसने उसी तरह से अपनी मोडस ऑपरेंडी बरकरार रखी और 29 तारीख को ये हाई कोर्ट में आई थी उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए। 2:30 बजे तक जब लंच तक हमारा नंबर नहीं आया तो शायद वो कुछ चाय वगैरह पीने के लिए कोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर निकली और मेरी जानकारी के हिसाब से पता चला है कि वो डॉली की टपरी पे पहुंची थी किसी आदमी के साथ में, जहां उसे पुलिस ने घात लगा के जो है अरेस्ट किया गया। इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो सराहनीय रोल है वो पुलिस का है, जिन्होंने मुस्तैदी दिखाई और जिन्होंने 2.5 साल इस प्रकरण को जानने के बाद भी इसे उतनी गंभीरता से लिया। और जो ये औरत जो बारंबार जो ये गुनाह कर रही थी और गुनहगार पार्श्वभूमि से थी, पहली बार जो पुलिस को है ये सफलता हाथ लगी है और पहली बार ये हुआ है कि एक लुटेरी दुल्हन सलाखों के पीछे पहुंची है। और जब उसे कोर्ट के समक्ष जेएमएफसी 10 के सामने लाया गया पीसीआर की डिमांड के लिए, और जहां उसके जो वकील थे उन्होंने बताया कि इन्हें पीसीआर नहीं दिया जाना चाहिए, वही उसके सारे पति थे जिनके तरफ से हमने वकालतनामा दाखिल किया था और साथ में एक एफिडेविट भी फाइल किया था। सारे 8 पति उस न्यायालय के अंदर मौजूद थे, जिन सबको मद्देनजर रखते हुए जो माननीय जज थे उन्होंने 3 दिन का पीसीआर जो है वो पुलिस को दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कितना होता है और इस लुटेरी दुल्हन को हम सजा दिलाने में कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं।
हे प्रकरण 2024 मध्ये रजिस्टर करण्यात आलं होतं. गिट्टी खदान पोलीस स्टेशन यांनी हे प्रकरणात गुन्हा दाखल केले होते. खंडणीचे गुन्हा दाखल झाले होते आणि प्रत्येक जे कलम लावलेली आहे त्याच्यावर 10 वर्षाचे 10 साल से ऊपर की सजा है. याच्यात हे प्रकरण जेव्हा झाले होते तेव्हा खूप काही प्रयत्न केले होते गिरफ्तारीचे, पण त्यावेळी त्याला अटक करण्यात आलेला नव्हता. पण ते प्रयत्नाला आता यश भेटलं आहे आणि 29 तारखेला ती कोर्टात हजर होती. कारण जे FIR झाली होती त्याची रद्दीकरणची प्रोसेस करण्यासाठी त्यांनी काही सेटलमेंट करायला ती 8व्या नवऱ्यासोबत आलेली होती. नंतर ते 1:30 बजेचे लंच ब्रेक जे असते त्याच्यात ती बाहेर निघाली होती काही चहा पाणी घ्यायला आणि तेव्हाच त्याला डॉलीची टपरी म्हणून जे जागा आहे तिथून त्याला अटक करण्यात आलेलं आहे गिट्टी खदान पोलीस स्टेशन चे मार्फत. मॅम, एकंदरीत यामध्ये किती रुपयाचा फ्रॉड केलेला आहे, काय वाटतं? आता जे आपण हे फ्रॉडची रक्कम आहे ही तर लिगली अगर आपण म्हणू जे खात्यात जे ट्रान्झॅक्शन झाले आहे ते ट्रान्झॅक्शन जवळपास 50 लाखाचे होत आहे. जे सर्व मिळून जे आहे जे 8-9 जे नवरे आहे त्याचे अजूनही त्याच्यात काही वाढ होऊ शकते. जेव्हा त्याचे बँक अकाउंटची जे डिटेल आहे ते पोलीस काढणार आहे तेव्हा त्याच्यात वाढ ही सुद्धा होऊ शकते. धर्माचा कसा गैरवापर करते, धर्माच्या पळवाटांचा कसा गैरवापर करते, ही कायद्याच्या पळवाटांचा कसा गैरवापर करते, सर गुंडांचा कसा वापर करते? सर मी पण एक महिला आहे आणि महिलासाठी कधी अपराध जे आहे हे इझी नसते आणि हे जे वारंवार ती लग्न करून राहिली आणि डायव्होर्स न देता सुद्धा ती अजूनही लग्न करून राहिली तर हे त्याचं एक फक्त एक महिला नाही करू शकत. याच्यात हे संघटित अपराधच्या श्रेणीत येते. ही संघटित अपराधच्या श्रेणीत आहे आणि जी पार्श्वभूमी त्यांनी तयार केली आहे, गुन्ह्याची पार्श्वभूमी आहे, ही सब्जेक्ट टू इन्व्हेस्टिगेशन आहे. कारण हे पूर्ण एक सिंडिकेट आहे. हे सिंडिकेटमध्ये डॉक्टर सुद्धा आहे जे खोटे प्रिस्क्रिप्शन त्याला देतात. सोनोग्राफी रिपोर्ट सुद्धा ते लोक बनवतात. त्याच्यात काही मौलाना लोकही आहे जे वारंवार त्याचा निकाह करतात आणि एक निकाह झाला की दुसरा निकाह करायला जे परमिशन असतात ते असंही त्याला देऊन देतात ज्याच्यात काही धर्माचा लेनदेन नाही आहे. कारण ते त्याच्या सिंडिकेटचा हिस्सा आहे आणि लोकाला जाणीव नाही आहे. ते जे इस्लामिक कानून आहे त्याची जाणीव एक नॉर्मल मुस्लिम माणसाला नसतेच की हे काय असते. फक्त आपल्याला हे कळते की असं निकाह होते बा, एकदा होऊ शकते, 2 वेळा होऊ शकते, पण हे वारंवार कसं होऊन राहिलंय हे कॉमन मुसलमानचे जे आहेत तेही त्याच्याही लक्षाचे परेची हे गोष्ट आहे. आणि याच्यात धर्माला कसं ते वापर करून राहिली याच्यात कारण काही धर्माचे जे विद्वान आहे ते लोकही हे सिंडिकेटचे हिस्सा आहे म्हणून आणि जे काही ते लिहितात ते कुराणचे रोशनीमध्ये लिहितात असं ते त्यांचं बोलणं असते आणि उर्दूमध्ये लिहितात. तर हे कॉमन आदमीला जाणव नसते ते काय लिहून राहिले. कायद्याचा वापर असा आहे की त्याच्याकडे नेमके त्याचे ठरवलेले काही ॲडव्होकेट सुद्धा आहे जे कायद्याचे विद्वान आहे. तर कायद्याने ते त्यांना मदत करते की तू असं कर तसं कर, 5 वाजताच्या नंतर तुझी गिरफ्तारी होऊ शकत नाही. आणि एक खूप काय आहे जे त्याला जे कानूनची बारीकी आहे ते कॉमन वुमन नाही आहे. ती शिकलेली आहे, त्याला हिंदी, इंग्रजी, मराठी, उर्दू हे सर्व भाषाचं त्याला ज्ञान आहे आणि ती खूप विद्वान आहे, खूप शिकलेली आहे. म्हणून ते काय आहे कोणालाही मॅनिप्युलेट करण्याचा त्याच्यात एक हुनर आहे, आपण असं बोलू शकतो. जे हुनरचा ती वापर करते आपल्या फायद्यासाठी. आपका नाम क्या है, आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरा नाम मुदस्सिर मोमिन है, मैं जरीपटका में रहता हूँ. मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है. मेरे साथ भी सब यही हुआ है. मेरे साथ शादी हुई, उसकी शादी के बाद 1 महीने के अंदर उसने मेरे पे झूठे केस डालना चालू किए. उसका गोल्ड लेके भागा. 498 का केस मेरे पे हुआ. ये केस से मेरे को परेशान करते करते मेरे से बहुत सारे उसने पैसे ऐट ली.
फिर बाद में मैंने परेशान होकर उससे अलग हो गया, डाइवोर्स दे दिया। फिर भी वो केसेस इतना चालू था, गुंडों से धमकाना, मेरे को तो मारे 2-3 बार मारे लोगों ने उसके। कैसा हुआ? क्यों मारे? कौन लोग थे, कैसे मारे आपको, क्या? वो कैसा, मेरी उसकी केस चालू थी कोर्ट में, तो वो केस पीछे लेने के लिए भी मेरे को 2 से 3 बार, मैं 2 व्हीलर से जा रहा था ना, तो मेरे को रोक रोक के मारे उन्होंने। तो मैं कंप्लेंट करने जरीपटका पुलिस स्टेशन में भी गया था, वहां पे भी कंप्लेंट किया था फिर मैंने उसकी। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी कुछ नहीं है, अभी सबसे ज्यादा परेशान तो उन्होंने खान साहब को किया है, क्योंकि सबसे लंबा यही रहे उस सब में। मैं सिर्फ 2 महीने में उससे अलग हो गया था, तो अभी बस यही है जो अभी इसको 3 दिन का जो PCR मिला है ना, उसके थ्रू वो सिर्फ जेल पहुंच जाए बस। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनीस है, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी यहाँ पे पोस्टिंग थी और नागपुर में। मैं पहले RBL बैंक में सीनियर मैनेजर क्लस्टर हेड की पोजीशन पे था। यही जो अभी प्रीवियस एक हमारे हस्बैंड्स में से एक ने बताया कि सोशल मीडिया का वो यूज़ करके कॉल करती है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था, फर्स्ट FIR मैंने लॉन्च किया इन द ईयर ऑफ 2020 और मैंने ये सोच के किया था कि आज तक के इसने बहुत लोगों को ज़िंदगी ख़राब की। उसके ऊपर कोई FIR नहीं थी, पहली FIR मैंने किया। उसका एक है कि शादी करने के बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि आपने मेरा रेप करे, उसके बाद गोल्ड ऑर्नामेंट चुराया, आपने मेरा फोर्सिबल इंटरपोज करा। ये सारे गलत इल्ज़ाम हर एक पति, पहले पति से लेकर तो 90वें पति तक के एक ही इल्ज़ाम है कॉमन। आप देखेंगे FIR उठा के या कोर्ट के केसेस में कि इन्होंने मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरा गोल्ड लेके चले गए, मेरा पैसा लेके चले गए और इन्होंने मेरा रेप करा। और जितने भी पति है उसके पूरे पैसे वाले उनको ही पकड़ती है और उनसे पैसा लेती है, ब्लैकमेलिंग करती है कि अगर तुमने ये नहीं दिए तो हम तुम्हारा ये हाल करेंगे। उसका एक ग्रुप है, सिंडिकेट जिसको चलाती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका ऐसा है। यानी आप ऐसा देखेंगे औरंगाबाद में भी उनका एक ग्रुप है, यहाँ पे भी ग्रुप है। उसमें उन्होंने धार्मिक मौलाना हो या कुछ लोअर कैटेगरी के जो है पुलिस वाले वो भी है। उसमें डमी CBI ऑफिसर बन के कॉल करते, डमी क्राइम वाले फ़ोन करते, हर तरीके से उन्होंने सामने वाले को टॉर्चर करके उससे पैसा निकालते, मारम पीटी करके निकाला। सेकंड नंबर का जो हस्बैंड है नजमुल साहिब, उनसे 46 लाख रुपीस, कुछ गुंडे वो यहीं के लोकल, वो भी लोकल यहीं का, वो टीचर है, 46 लाख रुपीस उनसे उन्होंने मारम पीटी करके लिया। आप अपना अनुभव बताएं सबसे, आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी वो भोपाल की थी। उसके बाद उन्होंने ये मेरे को बोला कि हम सेकंड वाइफ आपके साथ बन के रहना चाहते हैं। सेकंड वाइफ के बाद शादी होने के बाद उन्होंने मुझे पहला कॉल ये करा वहाँ यहाँ की समीरा ने कि मुझे औरंगाबाद में एक घर, नागपुर में एक घर और 50 लाख दे दो वरना मैं आपके ऊपर रेप का केस करूँगा। और किया। और यह हिंदुस्तान का प्रोविज़न नहीं है कि कोई वाइफ हस्बैंड के ऊपर रेप का केस डाल सकती है। आप सोचो कैसा केस हुआ। यानी वाइफ कांट फाइल रेप केस अगेंस्ट हस्बैंड्स, ये लॉ है हिंदुस्तान का। तो उसके ऊपर भी उन्होंने किया। और उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग 50 लाख 2 लाख, मेरे को तो कम से कम मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 12 से 15 लाख रुपए मेरे से लिए गए, वो भी अलग अलग हिस्सों में। ऐसा एक टाइम वन टाइम में नहीं हुआ, क्योंकि मैं उससे छुटकारा पाने तक के 6 से 8 महीने मुझे लग गए। और मैंने ही पहला शख्स हूँ जो उसके ये पूरी हरकतों को मीडिया के सामने और इस केस में लाके मैं फर्स्ट FIR उसके ऊपर किया था। उसकी जो गुंडों से ताल्लुकात है, रंजीत दत्त से ताल्लुकात है, क्या है, क्या क्या उसके साथ में? ये एक पूरा एक शेड्यूल और एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक सिंडिकेट चल रहा है। सिंडिकेट के अंदर में उसमें गुंडे हैं, उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स है या पुलिस ऑफिसर मीन्स पुलिस कांस्टेबल जो उसको पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट देते कि ये आया था, ये गया था। और कुछ पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिशियन के अंडर में काम हो रहा है ये सब कुछ। और ये पूरा पैसा मिल बांट के खाया जाता है, वो अकेली नहीं खाती। नहीं, गुंडे हैं कि ये कैसे पता चला? उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स हमने जब निकाले तो उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग्स में हमारे को बहुत से लोग आए जो एक नामचीन गुंडे हैं। हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और न्यूज़पेपर में नाम छप चुके हैं लोगों के। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोगों को थ्रेट्स भी है कि ये धमकियाँ भी मिलती है कि तुम ये ऐसा मत करो, क्योंकि अब उसमें जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि उसमें धार्मिक लोग भी हैं। धार्मिक लोग जाके हम लोगों को बोलते हैं कि धर्म के ऊपर क्यों ऐसा कर रहे हैं। कुछ गुंडे हैं जो गुंडे ये लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम अगर ये नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे हाथा पाँव तोड़ देंगे, तुम्हारी फैमिली है, गाड़ियाँ चलती है, एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो हम लोगों को थ्रेटनिंग भी मिल रही है कि तुम जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ऊपर हम लोगों उसको अगर सही सज़ा मिली और इसके ऊपर रोक लग गई तो आने वाली कई लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी और हम लोगों को एक इंसाफ मिलना चाहिए इसके अंदर। उनका अनुभव आला थोडक्यात सांगा। ही जी महिला आहे ती त्या महिलेची मोडस ऑपरेंडी काय, ती कशा पद्धतीने? मेरा नाम गुलाम गोश्त मोहम्मद इस्माइल पठान है और मेरा
ट्रेवल्स का कारोबार है और ट्रेवल्स के मैं कारोबार करता हूँ। एक्चुअल में ये जो लेडीज है ये मुस्लिम समाज के जो ग्रीन तबका होता है, हमारे इसमें कॉर्पोरेट लेवल में बड़े व्यापारी तो है नहीं, हमारे समाज के अंदर में एक मिडिल क्लास होता है, थोड़ा बहुत चमकदार दिखता है। तो ये है जो समीरा फातिमा, ये ऐसे लोगों को टारगेट करती है और खास करके जिनकी ऑलरेडी शादी है, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, वो इसलिए कि वो कमजोर होता है और उसके साथ में एक सेकंड बीबी का या लवर का एक प्राइवेट एक फैक्टर तैयार करती है और वहां से उसके परिवार पर टारगेट करती है ताकि वो जो शिकार है जल्दी से शिकार हो जाए। ये इसकी मोडस ऑपरेंडी है। बिल्कुल संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आप बताइए आपके साथ क्या हुआ और आप कितने लाख रुपए आपको चोट पहुंची, संक्षेप में आपका क्या क्या तबाही हुई? मेरे तो सबसे पहले तो ये जो है समीरा फातिमा, मेरा जितना फ्रेंड सर्कुलर था, यदि आप में से भी कोई अगर मेरा दोस्त होता तो मुझे इसकी एक मोडस ऑपरेंडी ये है, एक विषय टारगेट करती है। जैसे शोले पिक्चर लगी है कोई टॉकीज पे, हम वो चालू कर देती है बाकायदा, उसमें बातचीत मोबाइल के ऊपर में, भाई उसमें बसंती है, उसमें धर्मेंद्र है, उसमें ये है, उसमें वो है, फिर वो गब्बर सिंह है, फिर उसमें अब पति बार बार बात सुन के वो जो है बात करके कुछ गालियां देने लगता सामने वाले को, भाई उसको दिया, फिर देखो तुमको गाली दे दी, उसको रिकॉर्डिंग भेज दी, उसको रिकॉर्डिंग भेजने के बाद में वो सुनता है कि उसको कुछ अपशब्द बोल दिए, वो फिर मेरे बारे में कर देगा, मैंने उसको किया, अब तू मेरे को ये कर रहा है, मेरी बीवी तेरे से प्राइवेट बात कर रही है, तू मेरे को कर रहा है, मैं उससे रिलेशन खत्म कर दूंगा। सबसे पहले रिलेशन खत्म करके वो हमको अकेला कर देती है ताकि उसको आसान शिकार बनाया जा सके। और दूसरी बात ये है, आपने पूछा कि भाई आप कितने पैसे से ये हुई है, तो मेरे पास में तो 50 लाख का रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास में 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड है जो मैंने पुलिस स्टेशन में जमा कराया है। और क्या उसका मतलब कैसे कांटेक्ट करती है, क्या हाँ, संक्षेप में क्या? वो कांटेक्ट किस टाइप से करती है, उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड से उसको टिप मिलती है, कि मुस्लिम एरिया में, जाफरनगर में या मोइनपुरे में या हसनबाग में या टेका नाका में या कामठी में या औरंगाबाद के मुस्लिम एरिया में ये बंदा पैसे वाला है मुस्लिम, वो उसको टारगेट कर लेती है। जो पैसे वाला बंदा उसको टारगेट करती है। कांटेक्ट कैसे करती है? हाँ, सोशल मीडिया कांटेक्ट ऐसा करती है कि भाई इसके पास जैसे टिप आ गई, क्रिमिनल जो गुंडे बदमाश होते इसके पास में टिप आ गई, टिप आने के बाद में उसको फेसबुक से, ये इंटरनेट की एकदम महारत है, यानी टीचर है, इस्लामिया स्कूल की टीचर है, इसको सारी चीजें मालूम है, तो इंटरनेट की बड़ी जानकार है, वो नाम से उसका फेसबुक ये वो इंस्टाग्राम वगैरह निकाल लेंगे जो हम लोग क्या इंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, और उसमें जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देने के बाद में वो फेसबुक कॉल करके आपसे कांटेक्ट करेगी और वहां से उसका चालू हो जाएगा, और स्टार्टिंग शब्द उसके चालू होंगे कि मैं तलाकशुदा महिला हूँ, मेरी टीचर की नौकरी है, पहले से लुभाव ने वो देना चाहिए भाई हमारे। और दूसरी बात, समाज को भी कलंकित करती है स्टार्टिंग में ही कि भाई मुसलमानों में तो 4 शादी करने की इजाजत है, 4 शादी करने की जो है इजाजत है, तो आपने मेरे से कर लिए तो क्या तकलीफ हो जाएगी आपको, एक आप प्राइवेट जिंदगी, एक्स्ट्रा जिंदगी एक अलग कर लो, आप शादीशुदा बाल बच्चेदार हो तो आप एक एक्स्ट्रा जिंदगी मेरे साथ में कर लो। और पूरे पति का नहीं बताती है, बोलती है 2-3 पति से मेरे 2 पति से मेरे तलाक हुए करके बताती है, उन लोग हरामी थे, धोखेबाज, जो हरामी अगर होंगे तो हम ये तीनों लोग बैठे आपके सामने में, हम धोखेबाज होंगे तो हम बैठे भी हैं, तो इस टाइप से है इसका। हाँ करू। पोलीस ठाणे गिट्टी खदान येथे 20/3/2024 रोजी एक फिर्यादीने तक्रार दिलेली आहे की एक महिला त्यांना फेसबुकवरनं चॅटिंग करून मैत्री करून त्यांना आपल्या मैत्रीमध्ये जाळ्या तोडून एक जबरदस्ती लग्न केलेलं आहे त्यांच्यासोबत, आणि हे लग्न ते त्यांच्या घरामध्ये जाऊन 11/12/2022 जबरदस्ती घरात तिचे नातेवाईक व इतर जे मुस्लिम धर्मियानुसार जे काजी वगैरे असतात त्यांना घेऊन तिने ते लग्न केलेलं आहे आणि एक निकाहनामा तयार करून त्याच्यावर त्यांच्या सह्या घेतलेल्या आहेत असं त्यांचं
आरोप होता आणि त्या याच्यावरून रिपोर्टवरून आपल्याकडे गुन्हा दाखल झालेला होता. त्याच्यामध्ये आपल्याकडे क्राईम नंबर आहे 168/24 हा दाखल झालेला आहे. त्याच्यात आपण सेक्शन्स आहेत 389, 420, 467, 471, 494, 504, 506, 294, 342, 502, 406 असे कलमाखाली गुन्हा दाखल आहे. ह्या महिलेला आपण 14/5/2025 रोजी एकदा ताब्यात घेतलेलं होतं. त्यावेळेला ती प्रेग्नेंट होती. तेव्हा तिला आपण एक नोटीस देऊन सोडलेलं होतं की आफ्टर प्रेग्नन्सी अटक होणे किंवा ह्याच्यासाठी तपासासाठी सहकार्य करण्यासाठी तिला बोलवलेलं होतं. पण तिने आपल्याला सहकार्य केलेलं नाही आणि ती मागच्या 1.5 वर्षापासून जवळपास ती फरार होती. आम्हाला गुप्त बातमीदारांकडून माहिती मिळाली की ती 29 तारखेला इकडच्या परिसरात येणार आहे. आम्हाला गुप्त बातमीदारांकडनं आम्ही माहिती घेऊन तसा ट्रॅप लावला. ती आम्हाला 29 तारखेला डॉली चहावाले टपरीच्या समोर VCA ग्राउंडच्या समोर सदर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ती मिळून आली होती. तिला ताब्यात घेतलं, विचारपूस केली तिला आणि तिला अटक करून मान्य न्यायालयात हजर केला असता तिचा 1 ऑगस्ट 2025 पर्यंत तिचा 3 दिवसाचा PCR मिळालेला आहे. हिचा मोडस आहे वेगवेगळ्या लोकांशी लग्न करणे आणि तिला लगेच 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये त्यांच्यासोबत कुठलाही ऑफिशियली म्हणजे ना डायव्हॉर्स घेता ना खुलानामा त्यांच्या मुस्लिम धर्मियानुसार न घेता त्यांच्याकडनं सेटलमेंट करून घेणे, कोर्टात न्यायालयात खोट्या तक्रारी दाखल करणे अशा तिचं मोडस आहे आणि सेटलमेंट मधनं पैसे वसूल करणे. आणि दुसरी गोष्ट आहे ती स्वतः एक एज्युकेटेड लेडीज असून ह्या सगळ्या गोष्टी करत आहे आणि तपास आमचा चालू आहे सध्याला. आपल्याकडे आतापर्यंत 3 ते 4 तिचे हजबंड आलेले होते. त्यांच्या पण स्टेटमेंट घेतले. त्यातल्या काही तिघांनी तिच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला होता. मानकापूरला 2 गुन्हे दाखल आहेत, जरीपटक्याला 1 गुन्हा दाखल आहे आणि पाचपावलीला 1 तक्रारी अर्ज एकमेकांविरुद्ध चालू होता. हे फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार हे 8वं लग्न आहे आणि आपण त्यांच्याकडनं जी माहिती प्राप्त झाली त्यातल्या आपण 4 ते 5 लोकांचे स्टेटमेंट झालेले आहेत. अजून तपास चालू आहे. सध्या तर फिर्यादीच्या सांगण्याप्रमाणे आपण यामध्ये तिचे काही ड्रायव्हर वगैरे असे ते जे सांगितले, तिची आई आणि तिचे काका, ह्या फिर्यादीमध्ये तिच्या आई, काका आणि काकू अशा आणि इतर काही लोक जबरदस्ती फिर्यादीच्या घरात घुसून लग्न केलेलं आहे. फिर्यादीला एक प्रकारचं धमकी प्रेशराईज करून की बाबा आम्हाला म्हणजे सगळं ती लवाजमा सोबतच आलेली होती की मला तुझ्याशी लग्नच करायचं आहे. फिर्यादींनी आणि आपल्या आरोपीच्या नातेवाईकांनी सुद्धा त्यांच्यावर प्रेशराईज करूनच हे लग्न करून घेतलेलं आहे. त्यामुळे ह्याच्यात बाकीचेही आरोपी आहेत. अजून असं कुठलं मौलाना आहे आमच्याकडे फक्त 2 निकालनामे आहेत. एक ज्या आता सध्याचा जो गुन्हा आहे तो आणि एक यापूर्वीचा एक जो आहे त्याच्यामध्ये आणि एक खुलानामा आहे त्याच्यामध्ये. ते खुलानामा सुद्धा त्यांच्या धर्मियानुसार तो चुकीचा आहे आणि हे ज्या लग्नाच्या अगोदरचा एक निकालनामा आहे तसं ती 3 महिन्यानंतर लग्न करायला पाहिजे असं त्याच्यामध्ये असतं. पण ती 3 महिन्याच्या अगोदरच तिने लग्न केलेलं आहे. पण ह्याच्यावरती कुठलंच रजिस्ट्रेशन नाहीये, कुठल्या काझीचं नाव नाही. म्हणजे नाव जरी असेल पण तो कोण आहे हे अजूनपर्यंत कळून आलेलं नाही. त्यामुळं तपास चालू आहे. याच्यामध्ये वकील सुद्धा आता प्रत्येकाचे वकील आहेत आजकाल, त्यामुळे तिचे वकील असतील आणि ते तिला त्याच्यामध्ये जसे आपल्या ज्युडिशरी याच्यामध्ये तिला मदत करत असेल. जर तिच्यावर गुन्हा दाखल झाला असेल तर ते कोर्टामध्ये तिला जे काही वकील पाहिजे आरोपीसाठी, आरोपीचे वकील म्हणून ते तिचं काम पाहत असतील. याच्यामध्ये पाहण्यात आलं का जितक्यांनाही तिने गंडवलं आहे सगळ्यांना गंडवल्यावरती ती प्रॉपर फक्त एकाच जागी कामठीला जाऊन रहिवासी करायची, तिथनं मग समोरवाल्यांना धमकवायचं. याच्यातलं तथ्य किती आहे आणि सत्य किती आहे? आता अजूनही आपला तपास चालू आहे त्या बाबतीमध्ये. तिच्याकडनं सध्या आम्हाला ही खोटे जे निकालनामे तयार करते यासाठी आमच्याकडे ज्या कलमान्वये गुन्हा दाखल आहे त्याचा शोध सध्या चालू आहे आमच्याकडे.